जय हिंद डियर स्टूडेंट, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। तो गाइस, आशा करता हूँ आप सभी साथियों की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी साथी एनएम की तैयारी कर रहे हो तो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि समय समय पे आप सभी साथियों को इसी प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि दो लेक्चर जो है वो आपके जीके के डल चुके हैं और दो लेक्चर आपके साइंस के डल चुके हैं। तो ये आपका साइंस का तीसरा लेक्चर आपके सामने लेके हम हाजिर है डियर स्टूडेंट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अंतिम तक देखें। बता दूं डियर स्टूडेंट, पूरे आईएमपी और महत्वपूर्ण एमसीक्यू यहाँ पे आपको करवाए जा रहे हैं। तो आप बने रहिए और इस वीडियो को जरूर देखिए अगर आप तैयारी सही में और सही मायने में और सही ढंग से एनएम की तैयारी कर रहे हो। बता दूं, किसी भी कार्य को करने के लिए जुनून की ज़रूरत होती है, एक पैशन की ज़रूरत होती है। अगर आप में पैशन और जुनून है तो आप उसकी तैयारी शानदार तरीके से करते हो। चलिए, एक मोटिवेशन थॉट हो जाए कि कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, कैसे सुराख आकाश में हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। ओके, चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज का पहला क्वेश्चन आपका और साइंस के लेक्चर का शानदार क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, तो आप बने रहिए हमारे साथ, एक एक यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण रासायनिक परिवर्तन नहीं दर्शाता है। आपको क्वेश्चन में पूछा है, इंपॉर्टेंट नोट कीजिए क्या पूछा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं दर्शाता है। ओके, क्या पूछा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं दर्शाता है। कैंडल बर्न्स यानी मोमबत्ती का जलना, वाटर फ्रॉम आइस पानी से बर्फ बनना, आयरन नेल रूट्स लोहे की कील में जंग लगना, फूड गेट्स कुक्ड खाने का पकना। तो डियर स्टूडेंट, इसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर आपको बता दूं क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर होगा आपका पानी से बर्फ बनना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार एक क्वेश्चन जरूर पूछता है इसका। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी हो जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 52 नंबर का क्वेश्चन। ओके, चलिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वापातन का गुण दर्शाता है। अ सब्सटेंस विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन, लोहा, मिट्टी का तेल, सोडियम क्लोराइड, आयोडीन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा सब्लिमेशन किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ये आपको समझना होगा। क्या समझना होगा, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं यानी सब्लिमेशन किसे कहते हैं। आपको कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा कि सब्लिमेशन का कौन सा उदाहरण है, यानी डायरेक्ट आपको हिंदी में नाम ना देखे इंग्लिश में दे देगा कि सब्लिमेशन का उदाहरण क्या है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि सब्लिमेशन और ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, जब कोई वस्तु सीधे क्या होता है, जब कोई वस्तु सीधे ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, बिना किसी परिवर्तन के, बीच में बिना किसी परिवर्तन के सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे बता दूं आपको मैं, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर होगा आपका आयोडीन। आयोडीन ये इसका सही एग्जाम्पल है, किसी भी चीज़ का सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना, यानी ठोस, किसी भी ठोस वस्तु का, ध्यान दें आप, किसी भी ठोस वस्तु का सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना। ओके, ये कहलाता है आपका सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, आयोडीन के साथ साथ आपका कपूर भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आपको ये पूछ लेगा एग्जाम में, ओके, ऑप्शन में दे देगा, तो आपको ध्यान में रखना है कपूर भी आपका सब्लिमेशन का गुण दर्शाता है। देन एक और है नेप्थलीन कह के है, नेप्थलीन कह के ये भी सब्लिमेशन का गुण दर्शाता है, शो करता है। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डियर स्टूडेंट, चलिए, बहुत ही बढ़िया और शानदार सा क्वेश्चन। ओके, चलिए, एक द्रव्य
निश्चित ताप पर वाष्प में बदलता है, इसे जाना जाता है? बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। एक द्रव यानी लिक्विड, ओके, क्या करता है? एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित टेम्परेचर पर वह वाष्प में बदल जाता है। यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस क्या कहलाती है? आपको बताना है। वेपोराइजेशन, बॉइलिंग, कंडेंसेशन या सब्लिमेशन। ओके डियर स्टूडेंट, क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, क्या कहलाता है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर आपको बता दूं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपका होगा डियर स्टूडेंट, क्या होगा? बॉइलिंग। ओके, बॉइलिंग कहलाता है किसी भी चीज़ का द्रव से वाष्प में बदलना। ओके, द्रव से वाष्प में बदलना आपका बॉइलिंग कहलाता है। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आप जैसे ही पानी को बॉईल करते हो तो पानी की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वह वाष्प के रूप में बदल जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 54 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सा और शानदार। एक ठोस पदार्थ निश्चित तापमान पर द्रव में परिवर्तित होने पर ऊष्मा का उपयोग करता है, उसे कहा जाता है? एक ठोस पदार्थ क्या करता है? क्वेश्चन को समझिएगा। एक ठोस पदार्थ निश्चित तापमान पर, ओके, निश्चित टेम्परेचर पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो ऊष्मा का उपयोग करता है। परिवर्तित होने पर ऊष्मा का उपयोग करता है, उससे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? गुप्त गलन ऊष्मा। ओके, गुप्त गलन ऊष्मा इसका सही उत्तर कहलाएगा। आप गुप्त संगलन ऊष्मा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 55 नंबर का क्वेश्चन। ओके, द फिजिकल स्टेट इन विच चार्ज्ड पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन, निम्नलिखित में से किस भौतिक अवस्था में आवेशित कण उपस्थित रहते हैं? सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो इनमें से कौन सी अवस्था है पदार्थ की? ओके फ्रेंड्स, तो जिसमें क्या पाए जाते हैं? आवेशित कण पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर आपको कमेंट करना है। ओके, चलिए बता दूं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपका होगा प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा में सबसे अधिक आवेशित कण पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक पॉइंट यहाँ नोट करें कि जो प्लाज्मा आपकी है पदार्थ की चौथी अवस्था है। कौन सी? पदार्थ की चौथी अवस्था है। कौन सी चौथी अवस्था? नोट डाउन करें, क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो आपको बताना है प्लाज्मा। और इसमें क्या पाया जाता है? भौतिक अवस्था में आवेशित कण पाए जाते हैं। ओके, देन उसके बाद आपको एक और पॉइंट नोट करना है, ये जो तीनों है ये आपके पदार्थ की मुख्य अवस्था है। ओके, ठोस, द्रव, गैस, ये पदार्थ की मुख्य अवस्था है। बढ़ेंगे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर ले आप, अगर एग्जाम में पूछ लेता है आपको कभी कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी, तो आपको ध्यान में रखना है बोस आइंस्टीन। ओके, बोस आइंस्टीन आपकी पदार्थ की पांचवी अवस्था है। अब अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनते तो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। अगर आपको पूछेगा चौथी अवस्था तो आप बता दोगे प्लाज्मा, जो कि भौतिक अवस्था में आवेशित कण उपस्थित रहते हैं उसमें। और पांचवी अवस्था अगर पूछ लिया आपको तो बोस आइंस्टीन बता दोगे आप। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बट डियर, एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा आप सभी साथियों से कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कीजिए, अपने सभी साथियों को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ताकि सभी साथियों तक यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पहुंच सके। क्योंकि आप सभी साथियों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और मुझे अब जब तक यानी लाइक्स और सब्सक्राइबर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं करोगे जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मल और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज, समुद्र तल पर सामान्य या मानक दाब होता है? तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर आपका होगा जो दाब होता है वह समुद्र तल पे कितना होता है? तो आपको ध्यान में रखना है 1.1। कितना होता है? 1.10 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, आपको ध्यान में रखना है कितना होता है? 10⁵ पास्कल होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए 57 नंबर का क्वेश्चन। 57 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य
असत्य है, द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। पदार्थ का रासायनिक बंध तोड़ने में, अणुओं को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, या देखिए ये ऑप्शन है, इसको देख लेते, अणुओं की गति तेज करने में या आणविक आकर्षण को कम करने में। तो इनमें से आपको कौन सा असत्य है ये बताना है। जो आपकी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, वह क्यों किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका सही उत्तर आपका होगा क्या? चलिए, आपका सही उत्तर यहाँ पे जो गलत है वह होगा आपका पदार्थ का रासायनिक बंध तोड़ने में नहीं किया जाता है उपयोग। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 58 नंबर का क्वेश्चन। तरंगे कंपन गति द्वारा x को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है। x हो सकता है द्रव्यमान, वेग, तरंगदैर्घ्य, ऊर्जा। चलिए बताइए कमेंट्स करके जरूर। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर जरूर बताइए आप लोग कमेंट्स करके। इसका सही उत्तर आपका होगा डियर स्टूडेंट, बता दूं, एनर्जी। ओके, इसका सही उत्तर आपका होगा एनर्जी। तरंगे कंपन गति द्वारा एक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकती है, तो ये आपकी होगी एनर्जी। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 59 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। ओके, चलिए, एक वीणा का तार कर्षित होने पर हवा में ध्वनि तरंगे उत्पादित होती है, उसे जाना जाता है अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, आंशिक अनुदैर्घ्य, आंशिक अनुप्रस्थ, कभी कभी अनुदैर्घ्य, कभी कभी अनुप्रस्थ। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर आप कीजिए क्या होगा? चलिए देखिए, एक वीणा है, उसके तार को कर्षित करने पर हवा में ध्वनि तरंगे उत्पादित होती, वह तरंगे किस प्रकार की होती है? तो आपको ध्यान में रखना है, आपकी जो ध्वनि तरंगे है वह कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है डियर स्टूडेंट? अनुप्रस्थ होती है। और आपका जो प्रकाश होता है, प्रकाश जो ध्वनि की तरंगे होती है वह अनुप्रस्थ होती है। और एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट नोट करें, आपकी जो प्रकाश की तरंगे होती है वह अनुप्रस्थ तरंगे होती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, 60 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक सेकेंड में 25 तरंगे उत्पादित होती है, उसकी आवृत्ति हर्ज इकाई में क्या होगी? बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसका सही उत्तर आपको बता दूं क्या होगा? 25 हर्ज। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक और पॉइंट नोट करना है। अगर आपके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ओके, इसके लिए एक अलग से वीडियो लाया जाएगा। ओके, अभी अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करवाता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जितने भी प्रकार के, जितने भी टाइप के अगर न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, तो उन सभी का एक वीडियो लाया जाएगा आपके लिए। तो आप टेंशन ना लीजिएगा, अलग से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाया जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए आप तब तक इसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ओके, हम लोग फिर न्यूमेरिकल का एक वीडियो जरूर लाएंगे। एक सोनार स्टेशन को 3 सेकेंड में के पश्चात प्रतिगमन संकेत मिलता है, तो वस्तु कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर होगा 61-60 मीटर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 62 नंबर का। चलिए 62 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक बच्चा अपनी माँ की आवाज़ की अभिलक्षणिक ध्वनि को और किस प्रकार से पहचान सकते हैं? तीव्रता से, पिच से, ध्वनि गुणता से, उपर्युक्त सभी से। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको बता दूं, एक बच्चा अपनी माँ की आवाज़ को पहचान सकता है ध्वनि की गुणवत्ता से। ओके, किस प्रकार की, किस क्वालिटी की उसकी माँ की आवाज़ होगी, उससे वो पहचानेगा टिम्बर से। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है 63 नंबर का क्वेश्चन। ओके, चलिए 63 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से दो अनावेशित वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आवेशित हो जाती है? तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है डियर स्टूडेंट प्रेरण के कारण। ओके, आपको ध्यान में रखना है ऐसा क्यों होता है।
तो ऐसा होता है प्रेरण के कारण। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए 64 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। दो वस्तुओं एक्स वाई को आपस में रगड़ने पर क्या होता है? एक्स और वाई में बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न होगा। एक्स और वाई में बराबर और समान आवेश उत्पन्न होंगे। एक्स और वाई से अधिक आवेश उत्पन्न होगा परंतु विपरीत प्रकार का होगा। एक्स और वाई से कम आवेश उत्पन्न होगा परंतु समान प्रकार का होगा। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका होगा एक्स और वाई में बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न होंगे। कैसे होंगे? एक्स और वाई में बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न होंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 65 नंबर का क्वेश्चन। ओके, चलिए 65 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक सोने की पत्ती का विद्युत दर्शी कर सकता है। आवेश की उपस्थिति का पता लगाना व आवेश के प्रकार का परीक्षण, केवल आवेश का माप, केवल आवेश की उपस्थिति का पता लगाना, केवल आवेश के प्रकार का परीक्षण। तो इसका सही उत्तर आपका होगा डियर स्टूडेंट, बता दूं, आवेश की उपस्थिति का पता लगाना और परीक्षण दोनों ही कर सकती है सोने की पत्ती। ओके, सोने की पत्ती का विद्युत दर्शी। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 66 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें समाविष्ट आवेश एक कूलाम आवेश के बराबर होता है? तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर आपका होगा 65 इंटू 66.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इसका सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। किसी परिपथ विभवांतर को स्थिर करके प्रतिरोध को 2 गुना किया जाए तो विद्युत धारा खालिस्तान होगी। क्या बोला है? किसी परिपथ विभवांतर स्थिर करके प्रतिरोध को 2 गुना किया जाए तो विद्युत धारा कितनी होगी? अब आप सभी साथियों को मालूम होगा V इक्वल टू क्या होता है? IR। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि किसी परिपथ के विभवांतर को स्थिर करके प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए। ओके, रेजिस्टेंस को 2 गुना कर दिया जाए, यहाँ पे 2 का गुना कर देते हैं। ओके, 2R। तो आपका जो विद्युत धारा है वह कितनी होगी? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था। आपकी जो विद्युत धारा है वह कैसी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ओके, क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। वह कैसे? तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R। और रजिस्टेंस को हम दुगना कर रहे हैं तो आपकी धारा तो घटेगी ना, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी जितना अधिक प्रतिरोध होगा उतनी कम धारा होगी आपकी। ओके, तो धारा आपकी आधी हो जाएगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा सा, संसाधन का मूल्य किस पर निर्भर करता है? मात्रा पर, गुणवत्ता पर, समाज की आवश्यकता पर, ऊर्जा का अंश। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, संसाधन का मूल्य किस पर निर्भर करेगा? तो डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान में रखना है समाज की आवश्यकता पर। जितनी ज़्यादा आप उपयोग करोगे, समाज जितना ज़्यादा उपयोग करेगा, संसाधन का मूल्य उतना ज़्यादा डिपेंड करेगा, यानी कम किया जाए या ज़्यादा किया जाए। जैसे अगर कोई माल की खपत बढ़ने लगती है तो कोई दुकानदार जैसे कि मूल्य बढ़ा देता है उसका, और जैसे ही घटने लगती है उसके माल को यूज़ करना कम हो जाता है तो वो उसका रेंज धीरे धीरे कम करता है। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 69 नंबर का क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ओके, तो आपको बताना होगा इसमें से सही कौन सा है? पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जैव गैस या मिट्टी का तेल। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बता दूं नवीकरणीय स्रोत क्या कहलाते हैं। तो जिनको दोबारा उपयोग किया जा सकता है वह नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। तो इनमें से कौन से ऐसे सोर्स है जिनको दोबारा उपयोग किया जा सकता है? आपके सामने ऑप्शन है पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जैव गैस या मिट्टी का तेल। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर आपका होगा जैव गैस। ओके, और जैव गैस कौन सी कहलाती है? तो आपको बता दूं जैव गैस कौन सी कहलाती है, जैसे बायोगैस। ओके, बायोगैस आपकी
जैव गैस कहलाती है, क्योंकि ये जीवों के मल मूत्र और कूड़ा करकट से बनाया जाता है। जैसे सब्जी के छिलके हो गया, इससे बायोगैस का निर्माण किया जाता है। गोबर हो गया, ओके, ये सब इससे उपयोग किया जाता है, तो ये जैव गैस कहलाएगी। देन बता दूं यहाँ पे पेट्रोल, पेट्रोल आपका एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा बनाया नहीं जा सकता। ओके, नेचुरल गैस भी आपकी दोबारा नहीं बनाई जा सकती। देन मिट्टी तेल का भी अगर सोर्स ख़त्म हो गया तो उसे दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए 70 नंबर का क्वेश्चन आपका है, अ गुड फ्यूल इज वन विच प्रोसेस, एक अच्छा ईंधन निम्न में से कौन सा गुण रखता है? उच्च ऊष्मीमान और निम्न ज्वलनताप, उच्च ऊष्मीमान और उच्च ज्वलनताप, उच्च ऊष्मीमान और मध्यम ज्वलनताप, निम्न ऊष्मीमान और मध्यम ज्वलन ताप। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक अच्छा फ्यूल जो है वह कैसा होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, इसका सही उत्तर होगा आपका उच्च ऊष्मीमान होगा उसका और मध्य ज्वलन ताप होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 71 नंबर का। जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको आपके द्वारा आपके लिए एक लेक्चर लेके आऊँगा, एक क्लास लेके आऊँगा और सारे न्यूमेरिकल वहाँ पे करवाएंगे हम लोग। अभी टाइम लगेगा इसलिए नहीं देखेंगे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, सौर ऊष्मा का क्या मान है? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा? सौर ऊष्मा का जो मान है 1 पॉइंट कितना होगा, 4 किलोवाट मीटर स्क्वायर, 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72 का क्वेश्चन है। चलिए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसको लगा देते हैं पीडीएफ को सही तरीके से। ओके, चलिए, पीडीएफ आपको दिखाई दे रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओह सॉरी, चलिए अब दिखाई दे रहा होगा आपको पीडीएफ। जल भराव वाली मृदा है, भौतिक के साथ कार्यकी रूप से शुष्क, भौतिक रूप से नम लेकिन कार्यकी रूप से शुष्क, भौतिकी रूप से शुष्क या फिर भौतिकी के साथ कार्यकी रूप से नम। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर आपको बताना होगा क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपका होगा, बता दूं डियर स्टूडेंट, भौतिक रूप से नम लेकिन कार्यकी रूप से शुष्क होगा। ओके, भौतिक रूप से नम लेकिन कार्यकी रूप से शुष्क होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए, ओके, पीडीएफ को छोड़ा कर देते हैं, दिक्कत जा रही है हम लोगों को। चलिए 73 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हरित खाद का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन मैनर इज, हरित खाद का उदाहरण है ज्वार, जौ, लोबिया, भूसा। ओके, तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर आपको बताना है क्या है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर आपको बता दूं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका लोबिया। ओके, लोबिया क्या है, एक हरित खाद है, आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 74 नंबर का क्वेश्चन। ओके, फादर ऑफ, ओके, डॉक्टर वी कुरेन इज कॉन्सिडर्ड टू बी द फादर ऑफ। तो डॉक्टर वी कुरेन को किसके जनक के रूप में कहा जाता है? तो डियर स्टूडेंट, हरित क्रांति, सफ़ेद क्रांति, औद्योगिक क्रांति, नीली क्रांति। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जो डॉक्टर वी कुरियन है वो, यानी उनका पूरा नाम है, आपको बता दूं मैं, वर्गीस कुरियन। ओके, ये यहाँ पे कुरियन लिखा है लेकिन वो कुरियन है। ओके, डॉक्टर वर्गीस कुरियन किसके जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जो आपकी हरित क्रांति है उससे संबंधित है आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन, आपको ध्यान में रखना है। और ये जो क्रांति है जानी जाती वह गेहूं उत्पादन के लिए संबंधित है। ओके, गेहूं उत्पादन के लिए संबंधित है। सफ़ेद क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ओके, और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 75 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, निम्न में से व्यावसायिक फसल का उदाहरण कौन सा है? वैसा व्यवसायिक फसल यानी जिनको बेच के सीधे आप पैसा कमाया जा सकता है। ओके डियर स्टूडेंट, सीधे बेच के पैसा कमाया जा सकता है। तेली बीज, गन्ना, मसाले,
दालें। तो डियर स्टूडेंट, इसमें से सही उत्तर आपका क्या है? निम्न में से कौन सी व्यावसायिक फसलें हैं? तो आपको बताना होगा। इसका सही उदाहरण आपका है गन्ना। ओके, गन्ना आपकी व्यावसायिक फसल है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए हाँ, नेक्स्ट 76 नंबर का क्वेश्चन। एक पौधे के आनुवांशिक पदार्थ को दूसरे पौधे में स्थानांतरण करने की विधि कहलाती है? संकरण, हाइब्रिडेशन, आनुवांशिक रूपांतरण, चुनना या परिचय। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बता दूँ, जैसे मनुष्य में होता है, वैसे पौधे में भी जेनेटिक स्थानांतरण होता है। एक पौधे के आनुवांशिक पदार्थ को दूसरे पौधे में स्थानांतरण करना क्या कहलाता है? तो ये आपका क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट? आपको ध्यान में रखना है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 77 नंबर का क्वेश्चन। 77 नंबर का क्वेश्चन आपका है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रम है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ऑक्सीजन का अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। और भी ऑप्शन है, देख लेते हैं क्या क्या है। ओके, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, छोटा कर देते हैं इसको। चलिए दोबारा पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ओके, चलिए दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इज प्रोसेस विच इन्वॉल्व। प्रकाश संश्लेषण का एक प्रक्रम है, होता है जिसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रम है जिसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, जल का अवशोषण एवं ऑक्सीजन का निष्कासन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको कि आपके जो पौधे हैं वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। तो क्या होता है, पौधे पौधे CO2 ग्रहण करते हैं। ओके, CO2 ग्रहण करते हैं और O2 को निष्कासित करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं पौधे और ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं। एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट और नोट डाउन करना कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी गैसें भाग लेती है? तो आपकी CO2, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, O2, ओके, और जल वाष्प बोले तो H2O है ना, H2O भी आ जाता है आपका। इतनी गैसें आपकी जो है भाग लेती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। किसके? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की स्थिति में। और एक चीज़ पाया जाता है, ओके, क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। और ये जो क्लोरोफिल है वह कहाँ पाया जाता है? तो पौधों की पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल। ओके, इन्हीं के कारण पौधों की पत्ती का कलर ग्रीन होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 78 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। काफ़ी बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको छोटे PDF में ही देखेंगे हम लोग। ओके, चलिए क्वेश्चन आपका है, अंतरा फसल रखती है। एक समय में एक होने वाली फसल, एक खेत में विभिन्न फसलें, दो से अधिक एक साथ फसलें एक ही खेत में, दो या दो से अधिक फसलों को एकांतर कतारों में लगाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपका होगा, जो अंतरा फसल है वह कौन सी फसल है? दो या दो से अधिक फसलों को एकांतर कतारों में लगाना अंतरा फसल कहलाती है। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 79 नंबर का क्वेश्चन। सागर समुद्र के साथ साथ झील और अलवण जलीय मछली पालन का तरीका कहलाता है। अलवण जलीय में मछली पालन का तरीका कहलाता है। तो आपको ध्यान में रखना है क्या कहलाता है इसका? तो डियर स्टूडेंट, इसका मत्स्य पालन कहलाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 80 नंबर का क्वेश्चन। वायुमंडल के किस परत पर ओजोन की स्थिति होती है? तो आपको बताना है किस पे होती। तो ये होती आपकी समताप मंडल पे। ओके, समताप मंडल पे पाई जाती है ओजोन गैस। ओजोन गैस जिसका सिंबल होता है O3 से। और ये क्या करता है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से मनुष्य की क्या करता है?
मनुष्य की रक्षा करता है। ओके, अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती सूर्य की, उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC पाई जाती है, जिससे त्वचा कैंसर भी हो सकता है। तो इससे ओजोन हमारी रक्षा करती है। और ओजोन कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल पर पाई जाती है। और एक पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करना, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पे क्या होता है? मौसम संबंधी घटनाएं होती है। ओके, मौसम संबंधी घटनाएं होती है। और आयन मंडल पे रेडियो तरंगे पाई जाती है। ओके, जो आपका मोबाइल में कम्युनिकेशन होता है वह इन्हीं के कारण होता है। ओके, जितने भी रेडियो तरंगों के द्वारा चलने वाले इक्विपमेंट होते हैं ये इन्हीं के कारण होती है, आयन मंडल परत के कारण। और क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, इसलिए यहाँ पे मौसमी घटनाएं होती है, जैसे तूफान आना, आंधी आना। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 81 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस निश्वास लेने पर अधिक जहरीली मानी जाती है? निश्वास लेने पर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है वह कौन, तो डियर स्टूडेंट वह कौन सी गैस है ये आपको ध्यान में रखना है, जहरीली गैस। तो ये आपकी है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, CO। इसका सिंबल होता है CO। आपने देखा होगा कभी कभी, आपने जब आप कार पे बैठे रहते हो और पूरे कांच आपके कार के बंद होते हैं तो किसी किसी को ओमेटी यानी उल्टी होती है, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। इसको घुटन गैस भी कहते हैं। कौन सी? घुटन गैस। आपको घुटन होने लगती है और कभी कभी क्या होता है, घुटन के कारण मनुष्य का हार्ट अटैक हो जाता है। ओके, तो ये क्या करता है, ये आपका ब्लड में मिलकर आपका क्या होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके कारण मनुष्य का अटैक आ जाता है, मनुष्य को हार्ट अटैक आ जाता है। ओके, यहाँ पे CH4 कहाँ पाई जाती है? CH4 का सिंबल क्या होता है? ये होता है। ओके, देन इसको यानी मीथेन कहा जाता है CH4 को। और ये आपकी नमी वाली स्थानों पे आई जाती है, जैसे धान वाले खेत वाले एरिया हो गए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 82 नंबर का क्वेश्चन। ओके, चलिए 82 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही प्यारा सा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय नहीं है? पेपर, प्लास्टिक, कपड़ा, वनस्पति पदार्थ। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जो आपका जैव निम्नीकरण नहीं है तो वो आपका प्लास्टिक है। ओके डियर स्टूडेंट, क्या है? प्लास्टिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पेपर आपका है वह पौधों से बना होता है, पौधे पौधे जीवित होते हैं। ओके, कपड़ा भी आपका रेशम के द्वारा बनाया जाता है, और रेशम भी एक पौधा है। और वनस्पति पदार्थ सभी कैसे होते हैं? वह जैव निम्नीकरणीय होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। और प्लास्टिक आपका एक इंसुलेटर पदार्थ है, इसलिए वह जीवित पदार्थ नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 83 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 83 नंबर का क्वेश्चन आपका है, समुद्र तल से क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 0 से 10 किलोमीटर, 20 से 50 किलोमीटर, 50 से 60 किलोमीटर, और 10 से 20 किलोमीटर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो अभी आपको बताया था मैंने क्षोभ मंडल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये सबसे निचली परत है। कैसी परत है? निचली परत है। और ये निचली परत है, इसी वजह से यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं होती। कैसी? मौसम संबंधी घटनाएं होती, जैसे आंधियों का आना, तूफान का आना, इन सभी प्रकार की घटनाएं यहाँ पे होती है। देन इसकी आपको पूछा है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो आपको ध्यान में रखना है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई होगी 0 से 10 किलोमीटर आपकी ऊंचाई होगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, 84 नंबर का क्वेश्चन। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द सन्स रे इज ड्यू टू। सूर्य की किरणों के ऊष्मीय प्रभाव का क्या कारण है? सूर्य की किरणों के ऊष्मीय प्रभाव का, किसका ऊष्मीय प्रभाव का क्या कारण है? अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, या सूक्ष्म तरंग किरणें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तो आपको ध्यान में रखना है इंफ्रारेड किरणें इसका कारण है ऊष्मीय प्रभाव का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, 85 नंबर का क्वेश्चन है, एसिड रेन इज कास्ट ड्यू टू। अम्लीय वर्षा का उदाहरण है सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे बता दूँ, ये सभी जिम्मेदार है अम्लीय वर्षा के लिए। अगर मुख्य गैस पूछा जाए अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य गैस जिम्मेदार कौन सी है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी डियर स्टूडेंट?
ये आपकी हो जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन अगर पूछा जाए कि अम्लीय वर्षा का क्या कारण है और ये सभी गैसें दी है आपकी, तो ये सही होगा उपरोक्त सभी। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन। यातायात और सघन स्थानों में जलन वाली ब्राउन धुंध का कारण क्या है? तो इसका डियर स्टूडेंट सही उत्तर आपका होगा, ध्यान में रखना है आपको, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 87 का। ओके चलिए 87 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा है काफ़ी, छोटा कर लेते हैं ओके क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? अधिगमकर्ता में अवलोकन की कौशल को विकसित करना, अधिगमकर्ता में जिज्ञासा को बढ़ाना, पुराने रीति रिवाज और विश्वासों को बनाए रखना, अधिगमकर्ता में खोज की भावना जागृत करना। तो डियर स्टूडेंट, इसका आपको साफ साफ आंसर दिखाई दे रहा होगा कि जो साइंस का उद्देश्य नहीं है वह कौन सा है। तो अधिगमकर्ता में पुराने रीति रिवाज और अंधविश्वासों को बनाए रखना ये साइंस के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि साइंस किसी भी यानी किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा बढ़ाता है, ये भी सही है। अधिगमकर्ता में अवलोकन और कौशल विकसित करता है, ये भी सही बात है। और किसी भी चीज़ को खोजने डिस्कवर करने की भावना जागृत करता है, ये भी सही बात है। लेकिन साइंस अंधविश्वासों को नहीं मानता है। ओके, साइंस अंधविश्वासों और पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 88 नंबर का क्वेश्चन, और ये सभी साथियों को मालूम होगा। द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका 5 जून को। आपको ध्यान में रखना है 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीचे दी सूची में से उस गुण का चुनाव कीजिए जो उपार्जित हो सकते हैं लेकिन वंशागत नहीं हो सकते, है ना। देखिए साफ साफ कह रहा है क्वेश्चन कि नीचे दी गई सूची में से उस गुण को पहचानिए जो उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन वंशागत नहीं है, यानी जन्म से नहीं है। आँख का रंग, बालों का रंग, त्वचा का रंग, शरीर का आकार। बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन था। तो आपको इसका सही उत्तर ध्यान में रखना है, जो शरीर का आकार है वह आपका कैसा, वंशागत नहीं हो सकता। ओके, वह आपके किसी भी पोषण की कमी के कारण होगा, जो आप सही से ले नहीं रहे हो, या आपकी शारीरिक क्रिया जो है वह सही से काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हो सकता है आपके शरीर का आकार कम या ज़्यादा रह जाए। विटामिन की कमी के कारण, सही न्यूट्रिशन नहीं लेने के कारण शरीर का आकार बदल सकता है। या अगर अच्छे से न्यूट्रिशन या पोषण ले रहे हो आप, तो आपका आकार एक अच्छा और फिट बॉडी का होगा। लेकिन ये जो त्वचा का रंग है, बालों का रंग है, ओके, और ये जो, हाँ आई मीन त्वचा का रंग, आँख का रंग और बालों का रंग, ये आपके पहले से ही होते हैं, वंशागत ही होते हैं। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 90 नंबर का क्वेश्चन। 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। बार बार यह क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच पर्सनालिटी एमंग दोज लिस्ट बिलो स्टार्टेड द चिपको, नीचे दी गई सूची में से किस व्यक्ति ने चिपको आंदोलन शुरू किया था? तो बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो बातें यहाँ पे क्लियर करवाएंगे हम लोग। चलिए, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, आपके जो सुंदरलाल बहुगुणा थे उन्होंने चिपको आंदोलन स्टार्ट किया था। कौन सा चिपको आंदोलन स्टार्ट किया था? और ये जो चिपको आंदोलन है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो उत्तराखंड से, उत्तराखंड के चमोली से। ये इस स्थान का नाम याद जरूर रखना, चमोली। आपको पूछेगा कि चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था, तो उत्तराखंड के चमोली से हुआ था। और इसका जो नेतृत्व कर रहा था वह कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। देन यहाँ पे जो मुख्य महिला थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वह अमृता बिश्नोई थी। ओके, अमृता बिश्नोई थी। और यहाँ पे जो मेधा पाटकर नाम आया है, ओके, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। कौन से? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कीट और चमगादड़ के पंख खालिस्तान होते हैं, विषम जाति, समजाति, अवशेष अंग या समान भूमि संरचना वाले होते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन था। जो कीट और चमगादड़ के पंख होते हैं वो आपके एनालोगस होते हो कि विषम जाति होते, आपको ध्यान में रखना है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए, रेशम के कीड़े के जीवन का सही विकास अवस्था कौन सा है, आपको बताना है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की विकास अवस्थाएं दी है, इसमें से सही विकास अवस्था आपको चुनना है। तो जो रेशम का विकास होता है वो किन किन चरणों में होता है वह आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे इनका जो विकास का क्रम होगा वह आपको बता दूँ मैं, अंडा, सुंडा, प्यूपा और वयस्क। ओके, क्या क्या आ जाएगा, अंडा, सुंडा, प्यूपा और वयस्क। तो सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको ये ध्यान में रख लेना है, जो रेशम के कीड़े का सबसे पहले क्या होता है, अंडा बनता है। क्या बनता है, अंडा बनता है, देन फिर उसके बाद सुंडा बनता है, फिर प्यूपा बनता है और फिर वयस्क बनता है। ओके, यानी रेशम बन के फिर तैयार हो जाता है। ओके, पहले अंडा बना, फिर सुंडा बना, फिर प्यूपा बना, देन उसके बाद रेशम हुआ बन के तैयार, वयस्क हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। चलिए, चार विद्यार्थी ABCD मच्छर के जीवन चक्र को सभी अवस्थाओं में पोषण की आदत का अवलोकन करते हैं। उनके अवलोकन की उस अवस्था में जिसमें वो प्राणी रुधिर का पोषण करते हैं वह है, तो आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर होगा वयस्क। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक बीज पत्री पौधों की जड़ और पत्तियां होंगी, रेशेदार और जड़ समांतर सिर विन्यास। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर बता दूं क्या होगा। काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका है और यहाँ पे हम लोग जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो रेशेदार और समांतर सिरा विन्यास होगा इसका। ओके, रेशेदार और समांतर सिरा विन्यास होगा। एक बीज पत्री पौधे की जड़ और पत्तियाँ होगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 95 नंबर का क्वेश्चन। ओके, निम्नलिखित दिए गए समूह में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। एक ही दृष्टिकोण पर हठधर्मी और सख्त, निर्णय लेने में अंधविश्वास और पक्षपात, तर्कसंगत और विवेकहीन। और चौथा ऑप्शन आपका है खुलापन, पूर्वाग्रह से छुटकारा। या तो इसमें से सही क्या हो जाएगा आपका, आपको ध्यान में रखना है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है खुलापन, पूर्वाग्रह से छुटकारा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आ, आकाश ने मांसपेशी की स्थायी स्लाइड देखी, कौन सा अपघटक स्लाइड में नहीं है। आकाश ने मांसपेशी की स्थायी स्लाइड देखी, कौन सा अपघटक स्लाइड में नहीं है। केंद्रक, गहरा बेंड, हल्का बेंड, ध्रुमिका। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, आपको इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ध्रुमिका। आपको ध्यान में रखना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ध्रुमिका। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोल अवधारणा का परिचय किसने दिया था। डाल्टन ने, बर्जिलियस ने, आवोगाद्रो ने या थॉमसन ने। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आवोगाद्रो ने दिया था आपका मोल अवधारणा का परिचय। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 98 का। ओके, 98 का क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का अनुभार होता है। तो ऑक्सीजन का अनुभार आपको ध्यान में रखना है कितना होता है, 32 होता है। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 99 का क्वेश्चन, 0.5 ग्राम हाइड्रोजन गैस किसके बराबर है। तो बता दूं इसका सही उत्तर क्या होगा, 0.25 के बराबर होगा, मोल के बराबर। 100 नंबर का क्वेश्चन देख लेते। ओके, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का घूमना नियंत्रित होता है। चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का जो घूमना होता है उसे नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा होता है। तो डियर स्टूडेंट, यह थे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए थे और शानदार थे।
तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबा दें ताकि समय समय पे आपको इसी प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन और वीडियो मिलते रहे।